ये आपके बाकी के एसईओ के टैक्टिक्स हो जाएंगे, जैसे कि ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। अब इन चीजों में अगर देखा जाए तो आपका ऑन पेज जो होता है वो क्या होता है, ऑन पेज एसईओ रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग पेजेस ऑन योर साइट टू इम्प्रूव रैंकिंग एंड यूजर एक्सपीरियंस। कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के प्रोसेस क्या होते हैं, अपने पेजेस को कैसे आप अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे, क्यों ऑप्टिमाइज करेंगे, ताकि हमें अच्छा रैंकिंग मिल सके, और जो हमारे यूजर आते हैं हमारी वेबसाइट को विजिट करने के लिए, उनका एक्सपीरियंस हम लोग गेन कर सकें, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग दे सकें अब थ्रू अपने वेबसाइट के पेजेस के। नेक्स्ट, ऑन पेज एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट एलिमेंट। कि जो वेबसाइट के ऊपर एलिमेंट्स होते हैं उसको ऑप्टिमाइज करने के प्रोसेस को बोला जाता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ शुड बी डन इफ यू वांट टू रैंक नंबर वन ऑन द गूगल या एनी सर्च इंजन रिजल्ट। कि आप जब भी चाहते हो कि आपका कोई भी वेबसाइट या कोई भी ब्लॉग सर्च इंजन के ऊपर रैंक हो, टॉप पे रैंक हो, टॉप 5 के अंदर रैंक हो, या टॉप 3 के अंदर रैंक हो, एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे रैंक हो, तो ऐसी केस में आपको ऑन पेज एसईओ को कंसिडर करना है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आप टॉप पे रैंक होना है तो। और यही एक चीज और लिखा हुआ है, एसईओ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर आप एसईओ करते हो, आपने अपनी वेबसाइट का एसईओ आज स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल हमने एक वेबसाइट कल बनाई थी, अब उसका एसईओ हम लोग करते हैं, तो वो ओवर द नाइट या तुरंत हमारी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक नहीं हो जाएगी। अब उसके लिए डिपेंड क्या करता है, जो थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने समझा था कि कंपटीशन कितना है उसके ऊपर। अगर 100 लोग कंपटीशन में हैं तो आपको उन 100 से कंपटीट करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा उनके पेजेस अच्छे हैं या आपका पेज अच्छा है, उनकी वेबसाइट के कंटेंट अच्छे हैं या आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है, किसकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब वेबसाइट इजीली लोड हो जा रही है, एलिमेंट वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से वहां पे एक्सप्लेन किए हैं या प्रॉपर तरीके से वहां पे डिस्प्ले किए गए हैं। तो इन चीजों को क्या करेगा गूगल, एक एक करके आपके वेबसाइट के पेजेज से और बाकी के जो लोग कंपटीटर हैं आपके, उनकी वेबसाइट के पेजेज के साथ में कंपेयर किया जाएगा। और कंपेयर करने के बाद में गूगल एल्गोरिदम को जिस भी वेबसाइट का कंपेरिजन के बाद में अच्छा रिजल्ट दिखेगा, उसको क्या करेगा वो रैंकिंग के अंदर, मतलब तरीके से कह सकते हो कि वो वैल्यू देगा या रैंकिंग के अंदर उस चीज को वहां पे वो प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ ऑन पेज एसईओ या पूरा का पूरा एसईओ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको वन टाइम करना होता है, और कुछ टाइम ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको आपको एवरी टाइम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, आपने जो वेबसाइट बनाई है उसका डोमेन आपने जो खरीदा था वो वन टाइम बाय करना है आपको। एक बार आपने डोमेन खरीद लिया, वो हमेशा के लिए हो गया। आपने एक बार वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट को सेटअप कर दिया, थीम अप्लाई कर दिया, मेनू वगैरह बना दिए, वो आपका हमेशा के लिए हो गया, मतलब कि आपको वन टाइम काम करना पड़ा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, आपको जब जब आप पोस्ट करने जाओगे, मान लो आप आर्टिकल्स लिखने जाओगे, तो हर बार आपको रिसर्च करना पड़ेगा आर्टिकल लिखने के पहले या पोस्ट लिखने के पहले, कि जिसके ऊपर हम आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उसका सर्च वॉल्यूम देखना, मतलब उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, और फिर आपको आर्टिकल्स जा करके लिखने होंगे। तो एसईओ के अंदर सीधा सा मतलब है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एक ही बार करके खत्म कर देनी है, दोबारा उसकी जरूरत नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको हमें क्या करना होता है, हर बार आपको जाके उस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब भी आप क्या करोगे, आर्टिकल्स लिखने जाओगे वहां पे। वही चीज यहाँ पे लिखा है, बिफोर यू डू एनीथिंग विथ योर वेबसाइट, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू द अंडरस्टैंड व्हाट इज कीवर्ड एंड व्हाट टू रैंक आफ्टर इट। कि किसी भी कीवर्ड को रैंकिंग कैसे मिलती है, तो कैसे रैंकिंग मिलती है, कीवर्ड रिसर्च में हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन और रिलेवेंसी के बेस पे। नेक्स्ट, कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में यहाँ बताया गया है, जैसे एच सेमरस, कीवर्ड प्लानर। एक को हमने एक्सप्लेन कर लिया है एच को, और एक एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ था आंसर द पब्लिक का, कि उस कीवर्ड का टूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं
कि अपने सीड कीवर्ड के बेस पे और भी कीवर्ड हम लोग वहां पे निकाल सकते हैं, इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें सर्च की जाती हैं। अब आते हैं ना मेन, जो हमारा ऑन पेज एसईओ का टैक्टिक्स है कि आपको ऑन पेज एसईओ में एक्चुअल में क्या करना होता है। तो टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, इंटरनल लिंकिंग, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज कंटेंट, इमेज और यूजर एक्सपीरियंस, इन चीजों को हम कंसिडर करते हैं अपने ऑन पेज एसईओ के अंदर। अब ये सारी चीजें क्या रहेंगी, इमेज के थ्रू समझाया गया है यहाँ पे। जैसे कुछ टाइम पहले हमने एक वेबसाइट, एक वेब ब्लॉग बनाया हुआ था एंड्रॉइड प्रो के नाम से। तो अब यहाँ पे देखोगे जो टाइटल टैग यहाँ पे दिया है, जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है, टाइटल टैग का क्या मतलब हो जाएगा कि जब भी कोई भी लोग गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हो, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये आपका टाइटल होता है। तो आपको ये काफी क्लियर और बहुत अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग द कीवर्ड आपका। ताकि होगा क्या कि आपने अपना आर्टिकल्स का टाइटल जितने अच्छी तरीके से लिखा है, जो भी आपका पेज है, उस पेज के बारे में जितने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया हुआ है आपके आर्टिकल्स के अंदर, उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको सर्च से ऊपर से क्लिक्स मिलेंगे। क्योंकि हमने इसको पहले भी कवर किया था कि जब भी हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, उसका टाइटल, और साथ ही साथ हम क्या पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन उनका, कि इन्होंने इन चीजों को कैसे लिखा हुआ है। ये चीजें अगर हमें पढ़ के समझ में आती हैं कि हमारे कीवर्ड के हिसाब से है, या जो हमने सर्च किया उसके हिसाब से मुझे लगता है इसके अंदर हमारा आंसर मिल जाएगा, तभी हम क्लिक करते हैं। नहीं तो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड अनदर किसी और पोस्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक्स कर लेते हैं। तो टाइटल टैग इज हेडर टाइटल एलिमेंट displaying the summary of your website content on the search engine result page। कि टाइटल टैग जो होता है ये क्या करता है कि एक समरी प्रोवाइड करता है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता है आपके वेब पेज के बारे में, कि आपका वेब पेज जो है वो किसके बारे में है, वो वहां पे क्या चीजें लिखी हुई हैं, उन चीजों के बारे में आपका बताता है टाइटल टैग। नेक्स्ट, it also influence click through rate and is most important factor on on-page SEO। अब इसका क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है कि आपका टाइटल टैग जो है ना, यही ज्यादातर डिफाइन करता है कि आपको क्लिक्स मिलेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, या आपकी वेबसाइट पे आपको क्लिक्स नहीं मिलेगा। ये चीज डिफाइन कौन करता है, आपका आर्टिकल्स जो होता है। आपके आर्टिकल्स अगर टाइटल आपने अच्छे से लिखा हुआ है, टाइटल में आपने पेज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पे ही ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको क्लिक्स मिलेंगे। अब क्लिक थ्रू रेट का यहाँ पे क्या मतलब, उसको परसेंटेज से डिवाइड किया गया है, इस पे हम आगे भी आएंगे। बेसिक सा मतलब इसका क्या है, मान लो 100 लोगों को आपका रिजल्ट दिखाया गया ये, तो 100 लोगों में से कितने लोगों ने क्लिक किया आपकी वेबसाइट को, 10 लोगों ने क्लिक किया, तो आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो 10% का हो जाएगा। 20 लोगों ने क्लिक किया तो 20% का हो जाएगा। सीधा सा मतलब क्या है कि जितना अच्छे से आपने अपने टाइटल को एक्सप्लेन किया है, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है, सीटीआर जिसको आप कह सकते हो, क्लिक थ्रू रेट आपका। नेक्स्ट, सर्च इंजन डिस्प्ले द फर्स्ट 50 to 60 कैरेक्टर ऑफ द टाइटल टैग। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे एक बार के लिए। अब हमारे सामने जो रिजल्ट आया है ना, देखो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट, what does search engine marketing SEM means and dot 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 ना। अब जो डॉट डॉट आया है यहाँ पे, इट मीन्स कि ये जो आर्टिकल्स का टाइटल लिखा गया है, ये 60 कैरेक्टर से ज्यादा का लिखा गया है। मतलब कि इन्होंने अपने पेज का जो टाइटल है, अपने पेज के बारे में इन्होंने जो बताया वो 60 कैरेक्टर से ज्यादा के अंदर बताया। और गूगल के पास में कितने डिस्प्ले करवाने के लिए स्पेस थे, मैक्सिमम 60 कैरेक्टर, इधर 50 कैरेक्टर। तो हमें क्या करना है, एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी कि हमारे पेज का जो भी टाइटल है, अपने पेज के बारे में जो हम टाइटल में बता रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो क्या होना चाहिए, 50 से 60 कैरेक्टर के बीच में ही होना चाहिए, या मैक्सिमम 50-60 कैरेक्टर होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो होगा क्या कि कुछ इस टाइप से डॉट 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 दिखने लगेगा, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस हमारी एसईओ की नहीं होती है। अब यहाँ पे देखोगे
इन्होंने 60 कैरेक्टर के अंदर ही बताया है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी डॉट हमें नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो अगेन से हमें क्या हो जाएगा, इन्होंने भी क्या किया है कि जो आपका टाइटल लिखने का लेंथ है उसको एक्सीड कर दिया है इन्होंने। मतलब कि 50 या 60 कैरेक्टर से ज्यादा का टाइटल बना दिया, दैट्स वाई क्या हुआ कि इनका पूरा मैसेज नहीं डिलीवर हो रहा है यहाँ पे। अब अगर पूरा मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आपने उसको एक्सप्लेन किया हुआ था 90 कैरेक्टर के अंदर, बट दिख रहा है 60 कैरेक्टर ही, 50 कैरेक्टर ही दिख रहा है, मतलब आधा अधूरा दिख रहा है। तो ऐसी केस में आपका मैसेज भी क्या होगा, आधा अधूरा ही डिस्प्ले होगा यहाँ पे। और इसके रीजन से सर्च के आपके चांसेस जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। आपको जो सर्च मिलने का चांसेस होता है वो कम हो जाता है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी कि हम लोग इन चीजों को भी कंसिडर करेंगे जब भी हम क्या करेंगे, अपना ऑन पेज एसईओ करने जाएंगे। तो वहां पे टाइटल जब बनाओगे तो आपको ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, ये डिस्क्रिप्शन जो है इसी को बोला गया है यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन भी क्या करता है, ये थोड़ा डिटेल्स में समरी प्रोवाइड करता है, वही चीज लिखा रहेगा। A meta description is a brief description that summarizes the content of a web page. They are also displayed on the search engine result pages। कि जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ये भी कहाँ पे दिखता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर ही दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। अब ये भी क्या करेगा, ये भी अगेन से इन्फ्लुएंस करेगा आपके सीटीआर को। ये मान लो आपका टाइटल थोड़ा सा नहीं एक्सप्लेन किया हुआ था, नहीं समझ में आया था, तो हम क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। और अगर डिस्क्रिप्शन में मुझे मैसेज क्लियर हो गया तो भी चांसेस है कि हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो a meta description gives user more details understanding of your web page is about, कि आपका पेज किसके बारे में है। तो इन चीजों को हम क्या करते हैं, जब भी आप लिखने जाओगे टाइटल तो आपको ध्यान देना है 50 से 60 कैरेक्टर मैक्सिमम। मेटा डिस्क्रिप्शन जब भी लिखने जाओगे मैक्सिमम 150 कैरेक्टर। नेक्स्ट है यूआरएल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो एंड्रॉइड प्रो डॉट इन दिख रहा है, मे भी आप लोगों का आपका नाम होगा देन एमटेक एजुकेशन डॉट इन करके या डॉट कॉम करके, मेरे ख्याल डॉट इन करके है, या amazon.com, flipkart.com, या यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे मोज एसईओ लर्निंग सेंटर, सेमरस ब्लॉग, विकिपीडिया सर्च इंजन मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट amazon.com लाइब्रेरी गाइड्स। तो हमें क्या करना होता है ना कि एक अच्छा यूआरएल क्या होगा कि आपका टाइटल से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे देखो इसका है सर्च इंजन मार्केटिंग, अब यहाँ पे भी सर्च इंजन मार्केटिंग है, बट इनके लाइब्रेरी का जो इनका अमेजोन का यूआरएल है उसके अंदर हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। विकिपीडिया में भी सर्च इंजन मार्केटिंग आपको दिख जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा यूआरएल है वो भी क्या होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। ये बेसिकली आपका लिंक भी इसको हम लोग बोलते हैं कई बार, कि आपका वेबसाइट का लिंक हो गया, आप इसका यूज कर सकते हैं किसी को शेयर करने के लिए। द बेस्ट प्रैक्टिस इज यूज टू एसईओ फ्रेंडली यूआरएल एज दे हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट द वेब पेज अबाउट, कि आपका पेज किसके बारे में है। अब बोला जाए ना तो ये जितनी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजर जब भी किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करता है जो रिजल्ट उसको सर्च इंजन पे दिखते हैं, तो इन चीजों को वो कंसिडर करता है। तो एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए एसईओ एक्सपर्ट, हम क्या करते हैं, इन चीजों को हम कंसिडर करते हैं अपनी ब्लॉग को लिखते टाइम पे, अपनी वेबसाइट का एसईओ करते टाइम पे। ये सारी चीजें हमें कवर में लेनी होती हैं या कंसिडर करनी होती है या इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है हमें। अभी तो जस्ट हम लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा है क्या चीजें, और इसको हम लोग इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं, इतना वेटेज क्यों इसके ऊपर हम लोग डाल रहे हैं। The poor URL structure is a big issue in SEO, which may result in your web page getting lower rank on search engine result page। ये अपने अगर एसईओ का जो अपनी पेज का जो यूआरएल है उसको भी अगर आपने अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसको भी अगर आपने एसईओ फ्रेंडली नहीं बनाया हुआ है, तो यहाँ से भी एक चांसेस हो सकते हैं कि आपको जो रैंकिंग हो सकता है वो भी उतना अच्छा रैंकिंग आपको ना मिले।
अब आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर हमारे। अब तक हमने जो समझा था ये क्या चीजें थी, ये तीन के तीनों चीजें हमारी कहाँ दिखती थी, सर्च इंजन के ऊपर दिखती थी। कि जब भी कोई सर्च करता था सर्च इंजन के ऊपर, तो ये सारी चीजें वहां पे दिखती थी। और इन सारी चीजों को हमें क्या करना होता है, बहुत ध्यान से काम करना होता है, या इन चीजों को हमें प्रॉपर तरीके से एक तरीके से जाके इम्प्लीमेंट करना होता है। अब आपके वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट हम लोग अपलोड करते हैं ना, जो आर्टिकल्स हमने लिखा था या जो पोस्ट हमने लिखा हुआ था, उसके अंदर हम लोग बनाते हैं अपना क्या, हेडिंग, जिसको H1 बोला गया है, सब हेडिंग जिसको H2 बोला गया है, माइनर हेडिंग जिसको आप H3 कह सकते हो, और इसके अलावा पैराग्राफ, जहाँ पे हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज के बारे में, बुलेट पॉइंट, इमेज, इमेज की साइज, वीडियो वगैरह, इमेज का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इंटरनल लिंकिंग आपकी। तो जब भी हम लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिस में लाएंगे तो यही चीजें हमारी कहलाती हैं ऑन पेज एसईओ। अब यहाँ पर वही चीज दिया, हेडर टैग हेल्प टू आइडेंटिफाइंग द हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ योर कंटेंट। कि आपका जो H1 और H2 है, मतलब हेडिंग और सब हेडिंग है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ये बताने के लिए कि आपका जो वेबसाइट है या आपकी वेबसाइट का जो पेज है वो किसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट, द hierarchy of header tag is goes from H1 to H6। ये H1 to H6 बेसिकली HTML का एक एलिमेंट है, एक टैग है, जहाँ पे हम लोग नॉर्मली हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग बोलते हैं। उसी चीज को HTML के अंदर H1, H2, H3 करके H6 तक होता है, वो चीजें होती हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझना है हेडिंग, सब हेडिंग और माइनर हेडिंग, कि हम जब भी आर्टिकल्स लिखेंगे तो इन सब चीजों को हमें क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से अपना आर्टिकल्स एक्सप्लेन करना है, ताकि पढ़ने में भी वो इजी रहे लोगों को। H1 is the main heading of web page, H2 tag is सब heading, एंड जो बाकी की चीजें हैं H3, H4, H5, 6, ये सब भी बेसिकली क्या होती हैं, हेडिंग के अंदर ही कंसीडर की जाती हैं। जैसे जैसे H1, 3, 4, 5 होता जाएगा, वैसे आपकी हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग जो है वो वैसे चेंज होती जाती है। इंटरनल लिंकिंग, ये बेसिकली किसके लिए हो जाएगा, आपकी वेब पेज का रैंकिंग इंक्रीज करने के लिए, इंटरनल रैंकिंग के लिए। जैसे इंटरनल लिंक्स आर लिंक दैट लिंक वेब पेज टुगेदर ऑन योर वेबसाइट। अब एग्जांपल ये समझ लो कि जो ये वाला पेज दिख रहा है आपको, और जो ये पेज दिख रहा है, ये दो के दोनों पेज जो हैं इसी वेबसाइट के हैं, androidpro.in वाली वेबसाइट के थे। तो यहाँ पे क्या किया गया कि एक आर्टिकल्स लिखा गया, और बाद में इन दोनों पेजेज को यहाँ पे लिंक कर दिया कि कोई इस पेज को पढ़ने आएगा, मेन पेज को, तो वो यहाँ से टाइप ऑफ की पे जा सकता है, और साथ ही साथ कहाँ जा सकता है, कंप्यूटर शॉर्टकट डाउनलोड के ऊपर भी जा सकता है, या और भी पेजेस को यहाँ पे लिंक किया गया है। ये सारे के सारे पेजेस जो हैं इसी वेबसाइट के हैं। मतलब ये है कि मान लो हमने अपने ब्लॉग के ऊपर 10 आर्टिकल्स लिखा, तो हमने 10 आर्टिकल्स में क्या किया ना, कि एक पेज के ऊपर बाकी दो को प्रमोट कर दिया, ऐसे ही बाकी दो के ऊपर किसी और दो को प्रमोट कर दिया। इंटरनल लिंकिंग करके हमने बाकी पेजेस जो उससे रिलेटेड थे उन सबको भी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्रमोट कर दिया है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, कि जब भी कोई आपके मेन पेज को पढ़ने आएगा, तो वो आपके वहां से सेकंड पेज के ऊपर भी जा सकता है, थर्ड पेज के ऊपर भी जा सकता है, अगर आपने वहां पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है देन। साइट मैप, अब साइट मैप क्या हो जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है आपकी वेबसाइट के कंटेंट को। इसको हम लोग प्रैक्टिकल आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे, जहाँ पे HTML साइट मैप होता है जो ह्यूमंस को पढ़ने के लिए होता है, और XML साइट मैप होता है जो क्रॉलर्स के लिए होता है। क्रॉलर्स को हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था जब हम लोगों ने सर्च कंसोल को एक्सप्लेन किया था वहां पे, कि गूगल के पास में क्या होता है, क्रॉलर होता है, जो आपकी वेबसाइट के पेजेस को स्कैन करने का काम करता है। आपकी पेजेस को स्कैन करके गूगल का जो डेटाबेस है उसके अंदर स्टोर करने का जो काम होता है वो किसका होता है, क्रॉलर्स का होता है। तो क्रॉलर तभी स्कैन कर पाएगा जब आपका वेबसाइट वगैरह आपने क्रॉलेबल बनाया होगा, और जब क्रॉलेबल होगा तो ये वेबसाइट जो है क्रॉल होकर के कहाँ पे चली जाएगी, गूगल के डेटाबेस में या कोई भी सर्च इंजन है उसके डेटाबेस के अंदर। ये दिया हुआ है HTML साइट मैप का एग्जांपल, कि ये जो है आपका
कुछ इस टाइप से HTML का साइट मैप होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है ना, इंपॉर्टेंट लिंक्स जो होती हैं एक ही जगह पे डिफाइन कर दिया गया होता है या एक ही जगह पे डिस्प्ले कर दिया गया होता है। इसी को बोला गया है यहाँ पे क्या चीज आपका HTML साइट मैप। और XML साइट मैप कुछ इस टाइप का होता है। तो हम लोग किसको पढ़ते हैं, इन चीजों को पढ़ते हैं। और बाकी जो गूगल का क्rawler है वो क्या पढ़ता है, इन चीजों को पढ़ता है। तो हम लोग ह्यूमंस हमारी वेबसाइट के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर इम्पोर्टेंट पेजेज है वहां वो लोग विजिट कर पाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ मेनूज बना सकते हैं आपके फुटर एरिया के अंदर। उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है साइट मैप, HTML साइट मैप। और XML साइट मैप आपका ये चीज हो जाएगी। रोबोट TXT, अब ये दो तीन चीजें जो है आपका ये टेक्निकल है, इसको प्रैक्टिकल हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां से आप बेहतर समझ पाओगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपका ये दो चीजें जो थी HTML साइट मैप, ये ह्यूमन रीडेबल्स होता है कि आपकी वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट पेजेज हैं उसको आप अपने फुटर वगैरह पे कहीं पे लिंक कर दो। और XML साइट मैप आप इसलिए बना देते हो ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छे तरीके से स्कैन कर सके डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। और रोबोट TXT जो होता है ये क्या चीज हो जाएगा, a robot txt file tell search engine where they can go and can't। इसका सीधा सा मतलब क्या है, मान लो आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ 100 पेजेज बना के पोस्ट किया हुआ है, और हम चाहते हैं गूगल ना 100 के 100 पेजेज को ना सर्च कर पाए या 100 के 100 पेजेज को सर्च इंजन पे ना दिखाए। तो ऐसी केस में हम लोग रोबोट TXT का एक फाइल होती है उसके थ्रू हम लोग सर्च इंजन को बता सकते हैं कि कौन से सर्च इंजन इसको सर्च करके इंडेक्स कर सकते हैं, किन पेजेस को इंडेक्स कर सकते हैं और किन पेजेस को डिसअलाउ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो अलाउ डिसअलाउ करके रखा हुआ है। अब ये पेजेस जो हैं इन पेजेस को डिसअलाउ करके रखा है कि ये पेजेस जो है ये रैंक या सर्च इंजन जो है इन पेजेस को क्या करेगा, वो इंडेक्स नहीं करेगा, इन चीजों को सर्च में नहीं रखेगा। A robot txt file tells search engine crawler which URL crawler can access on your site. This is used mainly to avoid overloading your site with request. It is not a mechanism of keeping a web page out of Google। सीधा सा मतलब क्या है इसका कि ये जो है आपका एक तरीके से गूगल को ये बताता है कि आप कौन से पेजेस को अलाउ कर सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए, कौन से पेजेस को एक्सेस कर सकता है और कौन से पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकता है जाके। अब ये सारा का सारा जो था ना ये ऑन पेज एसईओ की टैक्टिक्स थी। ऑन पेज एसईओ के अंदर हम लोग इन्हीं सारी चीजों को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब भी आप इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो वही आपका काम करना होता है ऑन पेज एसईओ। हमने आज के लिए क्या समझा था, जस्ट एक पार्ट समझा हमने एसईओ का कि एसईओ क्या होता है, कैसे काम करना है एसईओ में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जब आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे कोई एक टाइटल ले लेंगे, ऑनलाइन जाके रिसर्च करेंगे उसके ऊपर, कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड यूज करेंगे। और साथ ही साथ जो हमने यहाँ पे समझा H1 H2 हेडिंग डिस्क्रिप्शन, इन चीजों को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं जो हम चेंजेस कर सकते हैं जाके। अभी के लिए इतना ही। बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो सेशन हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे आज का। सर, पुअर यूआरएल का मतलब क्या है? वही यूआरएल का मतलब क्या रहेगा ना, एक अच्छा यूआरएल क्या होता है वो समझ लो। एक अच्छे यूआरएल का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि आपने जो टाइटल लिखा हुआ है ना वो टाइटल कहीं ना कहीं मेंशन हो आपके यूआरएल के अंदर। जैसे व्हाट इज सर्च इंजन, तो ये चीज आपका टाइटल में भी होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, और सेम चीज को हम कोशिश करेंगे कि हमारा यूआरएल के अंदर भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइटल किसी और नाम से है, डिस्क्रिप्शन किसी और नाम से है, यूआरएल में कुछ और ही हमने जा करके लिखा हुआ है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी कि यूआरएल भी हम लोग ऐसा बनाएं जो हमारा एसईओ फ्रेंडली हो। यूआरएल पढ़ने के बाद में भी हमें ये पता चल जाए कि ये जो पेज है ना किसके बारे में हो सकता है। तो वो चीजें हो जाती है हमारी एक अच्छा यूआरएल। पुअर यूआरएल का क्या मतलब हो जाएगा,
पुअर यूआरएल का मतलब क्या हो जाएगा, किसके अलावा आपने टाइटल कुछ और दिया है और आपका यूआरएल कुछ और ही बता रहा है। तो ये चीजें आपकी पुअर यूआरएल के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो जाके। सर कल का वीडियो भी आप शेयर कर दीजिएगा, हाँ, उसमें अब कुछ उसको अपलोड नहीं प्रैक्टिकल किया चीजें गया हैं। था, मैं अपलोड करवा के कर देता हूँ। ओके, थैंक यू।